कोडिंग प्रैक्टिस करने के लिए मतलब कौन सी साइट्स, जैसे मतलब कोड फोर्सेस इस सब में, मतलब मेरा क्या होता है, जैसे ए और बी हो जाता है बट सी, अब लाइक सी कभी कभार हो जाता है कभी नहीं होता है, तो ऐसे लेवल कैसे बढ़ाए, मतलब प्रैक्टिस कैसे करें? वो प्रैक्टिस करने के लिए जब तक अब्सॉर्ब नहीं करोगे तब तक वो होगा नहीं। जब जैसे कॉन्टेस्ट में ए और बी हो गया तो कॉन्टेस्ट के बाद उसे अब्सॉर्ब करो, सेम डे या नेक्स्ट डे। पहले थोड़ी देर ट्राई करो, अगर होता है तो ठीक है कॉन्टेस्ट के बाद भी, और अगर नहीं होता है तो एडिटोरियल से हिंट लो या दूसरे लोगों से जिन्होंने वो कर लिया। तो जब तक सी अब्सॉल्विंग में नहीं होगा तब तक कॉन्टेस्ट में भी नहीं होगा। हाय गाइस, एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था, वो ये था कि लाइक वी आर इन फोर्थ ईयर राइट नाउ, तो हमारे पास लाइक 6 7 5 6 महीने हैं, तो उसमें 5 6 महीने में पॉसिबल होता है कि एक अच्छे कंपनी के लिए हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाए? यार 5 6 महीने, आई थिंक 5 6 महीने होते हैं, काफी होते हैं कि आप अच्छी सी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले कंपनी के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो आई थिंक कोडिंग को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि पहला राउंड ही कोडिंग का होता है और फिर जितने भी इंटरव्यू राउंड होते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर जरूर पूछते हैं। अगर उसमें लैग करता है कोई तो फिर वो उसको निगलेक्ट कर देते हैं। अगर उसमें कोई एक्सेल करता है, ज्यादा अच्छे से एक्सेल कर जाता है, तो वो उसको वहीं पे सिलेक्शन ले लेते हैं। लेकिन अगर कोई उसमें एवरेज भी रहता है, मतलब ठीक ठाक रहता है, वो राउंड भी क्लियर कर गया और ढंग से जवाब भी दे रहा है, फिर उसके बाद उसका रेज्यूमे पार्ट आता है कि रेज्यूमे में उसने प्रोजेक्ट कितने करे हैं या फिर इंटर्नशिप्स कितनी करी हैं। तो आई गेस सबसे पहले अगर 5 6 मंथ ही रह गए हैं तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे आपको सबसे पहले कोडिंग पे ध्यान देना चाहिए और फोकस करो या लीड कोड या फिर बिल्कुल इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन करो। कॉम्पिटेटिव की तरफ मत जाओ अगर टाइम बहुत ज्यादा कम है तो। और उनको उन प्रॉब्लम्स को अगर टारगेट करके आप कोडिंग कर लेते हो एटलीस्ट आई गेस 3 to 4 months, तो उसमें सारे आपके फेमस जितने भी इंटरव्यू प्रॉब्लम्स हैं जीएफजी वगैरह को इंक्लूड करके 300 to 400 अराउंड प्रॉब्लम्स होंगे और इतने किए जा सकते हैं आराम से 3 4 महीने के अंदर। तो अगर आप वो चीज कर लेते हो तो आपके पास 2 महीने रहते हैं और 2 महीने में आपको एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना होता है। प्रोजेक्ट ऐसा मत बनाना यार कि बस दिखाने के लिए प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जो रियल लाइफ को थोड़ा शो करे कि रियल लाइफ उसकी एप्लीकेशंस हैं, रियल लाइफ में वो यूज हो सकता है। तो अगर 2 महीने भी अगर कोई लगाता है या तो वेबडी में या ऐप में या फिर एमएल में, तो आई गेस 2 महीने में एक अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी क्योंकि यार टाइम कम है, तो यार मेहनत दिन के कम से कम 10 घंटे देने पड़ेंगे क्योंकि टाइम कम है। लेकिन अगर ढंग से करा जाए तो 6 महीने के अंदर काफी चीजें सही हो सकती हैं जो अब तक खराब थी हमारी, और इंटरव्यू लेवल की प्रिपरेशन हो सकती है। हाँ, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगी। अगर आपको एक रोड मैप फॉलो करना है तो पेप कोडिंग के सर है, उन्होंने 200 डेज का पूरा प्लान दिया हुआ है, जिससे आप किसी भी कंपनी में ले सकते हो, गूगल में तक जा सकते हो अगर आप पूरा 200 डेज का वो प्लान अच्छे से फॉलो करो तो। मैम किस साइट की बात कर रही हैं आप? पेप कोडिंग के सर हैं सुमित सर, उन्होंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, लिंक्डइन पे भी है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी कोडा लिटिल के ग्रुप पे। ओके। एनी मोर डाउट्स? या एम आई ऑडिबल? यस। मैं मेरे को ये पूछना था कि 2020 ग्रेजुएट गर्ल्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज हैं? हाँ, गूगल के जितने कॉम्पिटिशन्स होते हैं, किक स्टार्ट वगैरह, इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उनमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। ओके, एंड मेरा एक्चुअली भी रिसेंटली ग्रेस ओपन हुआ है, सो मेरे को आपको आइडिया है उसके बारे में, जैसे किस तरह से अभी मेरे को प्रिपेयर करना चाहिए अभी, क्योंकि इनका कोई मटीरियल नहीं है कि कौन सी कंपनी विजिट कर रही है, क्योंकि इस बार वर्चुअल है। सो मतलब किस तरह से उसके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, उसके बारे में आइडिया है आपको? ग्रेस ओपर का मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, मैं सर्च करके बता दूंगी। ओके, आप उस ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। अगर कोई इंटरव्यू भी डाउट यार, अगर ऐसा होता है कि जो जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं है, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और लेटर ऑन वो चीज पूछ सकते हो ग्रुप पे, तो हम वहाँ पे बाद में क्लियर कर देंगे। ओके, हाँ, और श्योर। अगर हम बाद में भूल जाते हैं तो आप एक बार रिमाइंड भी करवा देना ग्रुप पे। ओके, श्योर। इंटरव्यू स्पेसिफिक टॉपिक्स कौन कौन से? इंटरव्यू स्पेसिफिक टॉपिक्स ऐसे नहीं होते, मतलब सब कुछ ही पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। तो अगर आपको ऐसे करना है तो जीएफजी पे मस्ट टू क्वेश्चंस हैं, उनका एक पूरा कोर्स है, उसके सारे टॉपिक्स कर लो एंड उसके क्वेश्चंस कर लो, तो वो अच्छे हैं काफ़ी। मैं यार ये बता देता हूँ कि इंटरव्यू में
खराब कौन कौन से टॉपिक करते हैं तुम्हारा इंटरव्यू बेसिकली। तो ज़्यादातर देखा है मैंने कि लिंक लिस्ट और ट्रीज जो दो टॉपिक होते हैं, क्योंकि डीपी ग्राफ पे ऑलरेडी बहुत सारा फोकस होता है सबका, तो डीपी ग्राफ के तो लोग सारे कर लेते हैं, ट्रीज पे थोड़ा अटक जाते हैं, या फिर लिंक लिस्ट को कभी कोई हल्का में ले लेता है तो उसमें अटक जाते हैं। तो ये टॉपिक भी यार छोड़ना मत। इंटरव्यू में यार लक भी बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कि तुमसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हें उस फैक्टर को नेग्लेक्ट करना है तो आई थिंक सारे टॉपिक अच्छे से कवर करने चाहिए तुम्हें, और एटलीस्ट कोडिंग को 6 to 8 months देने चाहिए ताकि अच्छी प्लेसमेंट तुम्हारी लग पाए। या मेरी आवाज आ रही है? या हाँ, मेरा ये डाउट है कि किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए अगर आपका इंटरेस्ट जरूरी नहीं है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ही हो या आपको डीएसएल को ही करनी हो, एज अ वेब डेवलपर फुल स्टैक डेवलपर जाना हो, क्या तो भी डीएसएल को स्ट्रांग होना जरूरी है? नहीं, अगर आपका कॉम्पिटिटिव की साइड उतना इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये करो कि एटलीस्ट वो लेवल कर लो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का कि इंटरव्यू क्लियर हो जाए। और वो लेवल यार मतलब फेमस जितने भी इंटरव्यू प्रॉब्लम्स हैं बस उन पे फोकस करके वो कर लो। उसके बाद आप क्या करो, जितने भी आपका वेब डेवलपमेंट की साइड है उसके हैकेथॉन्स वगैरह जरूर करो। लेकिन एक साइड तो यार देखो स्ट्रेंथ तुम्हारी शो होनी चाहिए, या तो अगर डेवलपमेंट कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि सिर्फ डेवलपमेंट नाम की कर रखी है और एक दो प्रोजेक्ट कर रखे हैं हल्के हल्के, जीसॉक वगैरह निकाल रखा है या फिर हैकाथॉन जीत रखा है, तो फिर वो शो करता है कि यार तुमने कॉम्पिटेटिव नहीं करी तो लेकिन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो एक साइड तुमने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है कि मतलब कहीं पे तुम्हारा टैलेंट है और तुम काम करने के लिए सही हो, तो वो सिलेक्शन ले लेते हैं। लेकिन ये भी नहीं करना कि कोडिंग बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दोगे, वरना फिर ऑन कैंपस जितने भी कोडिंग राउंड्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्लियर करना। ऑफ कैंपस के लिए मोस्टली रेज्यूमे ज्यादा मैटर करता है और लड़कियों को ज्यादा मौके मिल जाते हैं, क्योंकि यार हर कंपनी में थोड़ा रेशियो का क्राइटेरिया होता है लड़कियों के लिए, तो रेशियो उनको मेंटेन रखनी पड़ती है। तो ऑलरेडी गर्ल्स में कंपटीशन थोड़ा कम होता है, तो ऑफ कैंपस में अगर तुम्हारा रेज्यूमे बहुत ज्यादा अच्छा है तो वो काफी हेल्प करेगा। लेकिन फिर वो चांस लेने वाली बात हो जाती है कि कोडिंग को नेग्लेक्ट करके आपने सीधा डेवलपमेंट ही सिर्फ कर लिया। तो कोडिंग एटलीस्ट अपनी एवरेज जरूर रखनी है कि हर टॉपिक का पता हो। ठीक है, जैसे भी मैं 2020 ग्रेजुएट में हूँ तब तो मैं कुछ हैकाथॉन से पार्टिसिपेट कर नहीं सकती, और मेरे पास कोई कोड जैम और गूगल जीसॉक निकाला वो कुछ ऐसा है नहीं सर्टिफिकेशन। गूगल का जितने भी कॉन्टेस्ट हैं यार, मैं तो ये कहूंगा कि अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं भी करते तब भी यार गूगल के कॉन्टेस्ट जरूर दिया करो, कि किक अच्छा। स्टार्ट हो गया, कोड जैम हो गया, क्योंकि देना कॉन्टेस्ट और बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं भी करना, लेकिन मैंने जैसे बताया कि यार लड़कियों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो अगर कोई लड़की उस फील्ड में जाती है वहां पे लड़कियों का कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है कॉम्पिटिटिव साइड में, तो वो बहुत ज्यादा एड ऑन करता है रेज्यूमे में। और हैकाथॉन्स ऐसे नहीं होते कि सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, कुछ कुछ हैकाथॉन्स ओपन भी होते हैं जो कंपनीज के लिए होते हैं। जैसे कि अभी एक रिसेंटली हैकाथॉन पास हुआ है जेपी मॉर्गन का, वो उसकी डेट निकल गई वरना मैं आपको कह देता अप्लाई करने के लिए। तो ऐसे और भी कंपनीज के हैकाथॉन्स निकलते हैं, यू हैव टू सर्च फॉर इट, मतलब थोड़ी मेहनत लगती है ढूंढने के लिए, लेकिन कंपनी निकालती है हैकाथॉन्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ऑल्सो। थैंक यू। Hi, hello. Am I audible? यस यस। Yeah, I wanted to ask, जैसे कोडिंग हम प्रैक्टिस करके अपनी सपोज 6-8 महीने कर ली तो सही हो जाती है, लेकिन अभी जो सीनियर से पता चला इस टाइम पे इंटर्नशिप के बारे में कि उनके टेस्ट भी मतलब क्लियर हो गए थे और उन्होंने कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह सब अच्छे से कर रखी थी, बट एट द एंड जब वो सीजी का क्राइटेरिया आया तो वहां पे वो फिल्टर कर देते हैं। तो सीजी कितनी मैटर करती है इन सब कंपनीज के लिए? यार इस बार ही पता है क्या हुआ कि कोविड की वजह से काफी चीजें इम्पैक्ट हो गई हमारी। कोडिंग राउंड में क्या हो रहा है बेसिकली, अब वो सारे ऑनलाइन हो रहे हैं, और जैसा कि सबको पता है ऑनलाइन राउंड में चीटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो कंपनी क्या कंसीडर कर रही है कि मतलब कोडिंग राउंड अगर बहुतों का अच्छा हो रहा है तो ये बात तो है कि चीटिंग होके अच्छी हो रही है, तो कंपनी वहाँ पे सीजी का क्राइटेरिया ज्यादा लेके आ रही है अब, कि जिसकी ज्यादा सीजी है तो वो यही अज्यूम कर रहे हैं कि वो बेसिकली अच्छे होंगे कोडिंग में, और मतलब ऐसा कुछ हो गया है। और इस वजह से ये सीजीपीए का बहुत ज्यादा मैटर हो रहा है। सीजीपीए पे मैं यही बोलूंगा कि यार फिर भी लड़कियों की कंडीशन इस चीज में काफी अच्छी है। मतलब हमारे कॉलेज में जैसे डीटीयू की मैं बात करूं पर्सनली, तो हमारे कॉलेज में जिनकी सीजीपीए 8.5 या फिर उससे ऊपर है उन लड़कियों का हो रहा है अगर उनका टेस्ट अच्छे जाते हैं तो, कंपेयर टू बॉयज। तो सीजीपीए तो मेंटेन रखना मस्ट है, और मैं अब 8.5 बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, 9+ रखने की कोशिश करो जितना हो सकता है।
बाकी कॉम्पिटेटिव का फायदा जरूर मिलेगा अगर आप नेक्स्ट ईयर यही सारे एग्जाम देते हो और ये चीटिंग वाली चीज हट जाती है, जो कि टीएनपी के अंदर तुम्हारे कॉलेज के अंदर जब प्रॉक्टर में तुम्हारा टेस्ट होगा तो उसमें चीटिंग नहीं होती, तो उसमें ये चीज तुम्हें फायदा देगी, ये जो तुमने कोडिंग अभी करी है। बेसिकली चीटिंग से बहुत सारी चीजें इफेक्ट हो रही हैं, इस वजह से वो शॉर्टलिस्टिंग वगैरह में थोड़ा लक वगैरह भी ज्यादा आ रहा है, इस बारी थोड़ी दिक्कत ज्यादा है। वरना जनरली अगर हम देखते कि अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती तो ऑफ कोर्स सीजीपीए 8.5 प्लस एनफ होती थी, सभी सीनियर्स यही बताते हैं। लेकिन इस बारी ये है कि बॉयज में तो 9.5 के अराउंड ही है और गर्ल्स में 8.5 प्लस चाहिए ही चाहिए। और कोडिंग राउंड में भी ऐसा है कि तुम्हें सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे और वो भी जल्दी करने पड़ेंगे, लेट करने पे भी वो नहीं ले रहे हैं। तो ये चीजें कोविड की वजह से ज्यादा इफेक्ट हुई है, ना कि इनका प्रोसीजर चेंज हुआ है। तो आई गेस नेक्स्ट ईयर शायद ये चीजें थोड़ी सही हो जाए, बट टू बी मतलब सेफ साइड रहने के लिए यार सीजीपीए 9 प्लस टारगेट रख के चलना कि इतना रहे ही रहे। भैया ऑफ कैंपस के लिए कैसे अप्लाई करेंगे अगर अप्लाई करना हुआ तो, क्योंकि कंपनीज मोस्टली नहीं आती माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल, तो हमें ऑफलाइन ही फॉर्म भरना पड़ेगा। देखो यार, ऑफलाइन अगर कोई भरता है ना फॉर्म तो उसके चांसेस एक्सेप्ट होने के, मतलब रिप्लाई ढंग के आने के कि वो तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। इसलिए लिंक्डइन के थ्रू ज्यादातर लोग जाते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में हो या इवन थर्ड ईयर में भी हो तो अभी से अपने कॉलेज के जो सीनियर बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे कंपनीज में लग चुके हैं उनको कनेक्शंस भेजो। और रेफरल के थ्रू अगर तुम जाओगे, और रेफरल तुम्हें डेफिनेटली मिल जाएगा अगर तुम्हारी मतलब सही लेवल की कॉम्पिटेटिव और डेवलपमेंट फील्ड है, रेज्यूमे तुम्हारा सही है, तो रेफरल इजीली मिल जाता है अपने सीनियर से अगर थोड़ी अच्छी बातचीत होती है उनसे। तो रेफरल के थ्रू जाते हो तो उसमें चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। रेफरल में फायदा एक ये भी होता है कि तुम्हारा जो पहला कोडिंग राउंड होता है वो नहीं होता, तुम्हारा डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड होता है और उसमें तुमसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम ये सब पूछते हैं, लेकिन तुम रेफरल के थ्रू गए हो तो उसकी प्रेफरेंस भी अलग से मिलती है तुम्हें। तो अगर ऑफ कैंपस ट्राई करना है तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होती है रेफरल के थ्रू। तो अभी से कनेक्शंस बनाने स्टार्ट कर दो और अपना रेज्यूमे में थोड़ा वर्क ज्यादा करो। हेलो, ये रेफरल का सिस्टम आप एक्सप्लेन कर देंगे, बिकॉज़ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट टू अस जो लिंक्डइन में है। सो बेसिकली क्या होता है कि लिंक्डइन पे ना अगर आप सर्च करोगे कंपनी वाइज भी, कंपनी नेम और अपना कॉलेज का नेम, तो काफ़ी सारे लिंक्डइन सर्च शो करेगा जिसमें से मतलब जो भी बच्चे आपके कॉलेज से हैं और वो उस कंपनी में काम करते हैं तो उसको आप कनेक्शन भेज सकते हो अपने सीनियर को। और क्योंकि वो आपके कॉलेज से हैं तो वो मोस्टली प्रेफर कर देते हैं। रेफरल में क्या होता है कि कोई अगर रेफरल देता है किसी को तो अगर वो कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो जिसने रेफरल दिया है उसको भी पैसे मिलते हैं, तो इसमें उनका भी फायदा होता है, इसलिए रेफरल दिए जाते हैं। लेकिन वो कभी भी उनको रेफरल नहीं देंगे जिनका कोई भी चांस नहीं है। लेकिन लड़कियों के मामले में ये होता है कि यार मैंने जैसे पहले बताया कि कंपनी में बहुत सारी सीट्स रिजर्व होती हैं, तो कंपनी को जरूरत होती है कि फीमेल कैंडिडेट्स उनको लाने हैं। तो अगर तुम्हारा लेवल एक सर्टेन लेवल तक है कि कोडिंग में यार तुम्हारा सही शो हो रहा है कि तुम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो भी तुम्हें रेफरल देगा वो जरूर चेक करेगा पहले कि तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम किस लेवल का है और तुम्हारे प्रोजेक्ट क्या क्या कर रखे हैं, उस प्रोजेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। वो पर्सनली तुम्हारा रेज्यूमे रिव्यू करेगा जो भी तुम्हें रेफरल देगा, क्योंकि अगर वो ज्यादा खराब रेफरल देगा तो उसका इमेज खराब होगा एचआर के आगे। तो किसी से भी रेफरल मांगने से पहले थोड़ा अपने रेज्यूमे पे जरूर वर्क कर लेना। अगर तुम्हारा रेज्यूमे अच्छा होता है, मतलब 2-3 प्रोजेक्ट होते हैं और अगर बड़ी इंटर्नशिप भी नहीं मिलती तो तुम क्या कर सकते हो, तुम प्रोजेक्ट करने के बाद कोई छोटी सी स्टार्टअप में इंटर्न कर लो। एक प्रोजेक्ट से ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट इंटर्न डालता है, भले ही वो छोटी कंपनी में क्यों ना हो या फ्री में क्यों ना करी हो तुमने, लेकिन वो तुम्हारे सीवी को एक अलग हाइट पे लेके जाता है। तो अगर वो चीज तुम्हारे रेज्यूमे के अंदर होगी तो जो भी तुम्हारा सीनियर होगा वो तुम्हें रेफर करेगा अपने एचआर के लिए। जब भी कंपनी में ओपनिंग्स आती हैं, जैसे अभी ऑन कैंपस प्लेसमेंट चल रहे हैं, ऑफ कैंपस अभी थोड़ी लेट स्टार्ट होंगे, कुछ कुछ कंपनी के ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं ऑफ कैंपस, लेकिन मोस्टली ऑफ कैंपस सितंबर के बाद, थोड़े मिड सितंबर के बाद स्टार्ट होते हैं। तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि कनेक्शन बनाओ और उनसे रेफरल के लिए पूछो कि प्लीज क्या आप मुझे रेफरल दे सकते हो। तो अगर तुम्हें उनसे रेफरल मिल जाता है एक बारी तो तुम्हारा डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड होगा वहां पे, और अगर वो क्लियर हो जाता है तो तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ये सिर्फ ऑफ कैंपस के लिए, ऑन कैंपस के लिए डजंट मैटर? या ऑन कैंपस के लिए पूरा अलग सीन हो जाता है, क्योंकि कंपनी फिर कॉलेज के थ्रू आती है तुम पे, तो उस समय फिर तुम्हारा सीजीपीए क्राइटेरिया ज्यादा होता है। जिसकी सीजीपीए खराब हो
तो यार वो उनके पास ज्यादातर ऑप्शन है कि ऑफ कैंपस जाओ, क्योंकि ऑफ कैंपस में सीजीपीए फिर ज्यादा मैटर नहीं करता। मतलब अगर तुम्हारी रिस्पेक्टेबल सीजीपीए भी है 7 पॉइंट कुछ भी है तब, और तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा है, तो वो फिर मैटर नहीं करता ऑन कैंपस में। लेकिन ये होता है कि यार तुम्हारी एक सर्टेन लेवल की सीजीपीए होनी चाहिए, और फिर उसके बाद तुम्हारा कंपटीशन लेकिन कम भी हो जाता है। मतलब अगर रेफरल नहीं मिलता तो ऑफ कैंपस बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि तुम पूरे इंडिया के साथ एक साथ compete कर रहे हो, और ऑन कैंपस में तुम्हारा कंपटीशन लिमिटेड है। तो अगर रेफरल मिल जाता है तो बहुत बढ़िया हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ऑफ कैंपस में ये आती है कि रेफरल जल्दी देते नहीं है, तो रेफरल कम मिलते हैं। अगर ऑफ कैंपस के इस वाले क्राइटेरिया को हटा देते हैं हम, तो ऑन कैंपस सबसे ज्यादा बेस्ट होता है किसी भी कंपनी में जाने के लिए, क्योंकि फिर वो तुम्हारे कॉलेज में देखते हैं कि तुम्हारे कॉलेज में कौन बढ़िया है, तो उसमें तुम्हारा को डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में अच्छा करना पड़ेगा उस राउंड में। इवन तुम्हारे कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको नेग्लेक्ट मत करना। एटलीस्ट 1 महीने पहले अगर तुम इंटर्नशिप के वो अच्छे से पढ़ लेते हो तो सारी चीजें रिवाइज हो जाती है। दिक्कत यही आती है कि हम यार रिवाइज करके अगर कोई नहीं जाता तो दिक्कत आती है तुम्हारे टेस्ट में, लेकिन अगर रिवाइज करके जाते हो तो वो बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछते इन सब्जेक्ट के क्वेश्चन से। तो सब्जेक्ट एक बार पढ़ भी लोगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। सब्जेक्ट कर लिए तुमने और एक बार डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स का पार्ट तुम्हारा ढंग का है, तो कोडिंग राउंड अगर निकल जाता है तो फिर बारी आती है तुम्हारे रेज्यूमे एंड प्रोजेक्ट की। ये ऑन कैंपस का प्रोसेस होता है। ओके हेलो। या हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक मैंने अभी जस्ट सेकेंड ईयर एंटर किया है, तो जो स्टेप इंटर्नशिप्स है वो लाइक एप्लीकेबल है ना, मतलब मेरे सेकेंड ईयर्स के लिए? वो सेकेंड हाँ, ईयर्स के लिए एप्लीकेबल है आई थिंक, ओके। तो क्योंकि जो आपने स्टार्ट ही करा है। हाँ, तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो अराउंड कब स्टार्ट होता है? नवंबर और अक्टूबर के अराउंड वो फॉर्म पहले निकलता है, तो तब आप ओके भरते हो, फिर उसके बाद सारा प्रोसीजर चलता है और जैन फेब तक आपको सिलेक्शन का हो जाता है। ओके। तो लाइक ये थ्रू कॉलेज है या फिर जिन कॉलेजेस में गूगल नहीं भी आती है उनके बच्चे भी ऑफ कैंपस स्टेप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ये थ्रू कॉलेज भी होता है और ऑफ कैंपस भी निकलता है गूगल का फॉर्म। थ्रू कॉलेज ज्यादा ओके प्रायोरिटी मिल जाती है, मतलब इजिली होता है। ओके, थैंक यू। हेलो। यस। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि अगर मैंने कोई स्टार्टअप करा हुआ है, मैंने फर्स्ट ईयर से ही मैं स्टार्टअप में थी और बहुत जगह पिचिंग वगैरह किया है, और सेकंड ईयर में मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था, बट अभी फिर मैं प्लेसमेंट पे शिफ्ट हो गई, तो वो चीज मेंशन करना होता है सीवी में या नहीं? एक्सपीरियंस से बहुत मिला था मुझे, बहुत लोगों को मैनेज वगैरह किए थे और वेबसाइट वगैरह बनाए थे, तो वो लिखना होता है या नहीं एज अ फाउंडर, को फाउंडर? या सीवी में ना अलग अलग सेक्शन होते हैं। जैसे अगर आपने वेबसाइट वगैरह बनाई है तो वो प्रोजेक्ट के सेक्शन में आप डाल सकते हो, अगर वेबसाइट कोई अच्छी बनाई है और लाइव बनाई है तो। स्टार्टअप पे बेसिकली आई गेस लाइव ही बनाई होगी। और अगर जैसे आपने पिचिंग वगैरह करी है तो एक सेक्शन होता है रिज्यूमे में, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप स्टार्टअप के लिए पिचिंग करते हो तो आप वो चीज उधर मेंशन कर सकते हो, या फिर एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वहां पे आप अपनी कॉन्वो स्किल्स वगैरह मेंशन कर सकते हो। हमेशा ये चीजें मेंशन करना जरूरी होता है यार, क्योंकि बेसिकली कंपनी ये तो देखती है कि तुम्हारा टेक्निकल कितना अच्छा है, लेकिन ये भी देखती है कि सॉफ्ट स्किल तुम्हारे पास क्या क्या है। और पिचिंग जैसी चीज काफी ज्यादा प्लस पॉइंट डालती है कि मान लो कि तुम्हारे सेम लेवल का कोई और भी कैंडिडेट है जिसने तुम्हारे जैसा ही परफॉर्म करा है, अब दोनों सेम लेवल पे हैं, तो यार कंपनी किसको लेगी। तो फिर यहाँ पे ये चीजें मैटर कर जाती हैं कि तुम्हारे पास एज है इस चीज की दूसरे के ऊपर। तो जितने भी ऐसे एक्सपीरियंस हो बिजनेस रिलेटेड या फिर स्टडीज रिलेटेड अचीवमेंट्स हो, तो ये सारी जरूर सीवी में डालो। सीवी तुम्हारी मतलब रेज्यूमे की मैं बेसिकली बात करूँ तो वो 1 पेज का होना चाहिए। अगर वो ज्यादा भी भर गया तो फिर मत डालो, लेकिन अगर वो नहीं भरा है तो ये सारी चीजें डाल सकते हो। मतलब इम्पोर्टेंट चीजें पहले डाल देना, और फिर भी अगर जगह है तो चीजें डालो, वरना मत डालो। तो मतलब एक ये चीज होता है ना कि जैसे कई जगह सुनने को मिलता है, मतलब इसे बहुत कंट्रोवर्सी आता है, कई जगह सुनने को मिलता है कि कंपनीज नहीं चाहती हैं कि मतलब जिनका जो एम्प्लॉय है वो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड हो कि हाँ मैं जॉब कर रही हूँ फिर मैं छोड़ दूंगी, ऐसा वाला कुछ सीन हो। और फिर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ अगर मेरे मन में कोई आइडिया है तो आइडिया सबको आता है, पर अब कोई एग्जीक्यूट किया तो फिर उसको कोई को फाउंडर लिख रहा है कि हाँ मैं को फाउंडर थी या हूँ ऐसा करके, तो फिर ये एज देगा। तो फिर ये दोनों में मतलब कैसे सीन क्या है?
या कंपनी टू कंपनी काफी चीजें डिफर करती हैं। जब ऑन कैंपस भी कंपनी आती है तो उनकी प्री प्लेसमेंट टॉक अगर आप सुनोगे तो बहुत सारी कंपनी इस चीज को सपोर्ट करती है और बहुत सारी नहीं भी करती, बट मैंने जितना अभी पर्सनली एक्सपीरियंस करा है तो मोस्टली सभी वेलकम करती है इन चीजों को, कि आपका ओपन माइंड है, आप सोच सकते हो कुछ नई चीजें या नई चीजें इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वो वेलकम करती है इन चीजों को, कोई भी इतना नेग्लेक्ट नहीं करता। किसी और का कोई क्वेश्चन रहता है? So what you mentioned that जो DS and Algo strong होना चाहिए, तो is there a certain list we should follow कि मतलब ये सब algos मतलब बराबर से होने चाहिए? यार अगर जीएफजी पे देखोगे, मतलब कंपनी इंटरव्यूज वगैरह पढ़ने भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो अगर वो सब भी पढ़ते हो तो तुम्हें ना कुछ पैटर्न तो जरूर दिखेगा कि ग्राफ्स में कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं जो बार बार ही रिपीट हो रहे हैं, डीपी में कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन यार सिर्फ उनको करना जरूरी मतलब ये नहीं है कि फिर तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन वो मस्ट डू है। तो जैसा कि चित्रा ने स्टार्टिंग में बताया था, जीएफजी की एक लिस्ट है मस्ट डू प्रॉब्लम्स की, टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, तो एटलीस्ट उनको जरूर चेक रखो कि वो सारे तुमसे पक्का निकल रहे हैं। वो अगर हो जाए तो फिर उसके बाद तुम ब्रॉडर वे में जा सकते हो कि एक ही टॉपिक में तुमने और भी सारे क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन वो सबसे पहले करना ज्यादा जरूरी है। Okay, and so my second question is that, like, for example, if you're looking at Amazon specifically, so should you like focus on the language, like the developing language? Like, I'm using C++ for competitive programming, but should I look at like Java or Python? Like, which one should I look at to develop? सो कंपनी का बेसिकली मतलब सभी कंपनी ये बोलती हैं कि अगर तुम्हें C++ और जावा आता है, दे प्रेफर दैट, कि ये दो लैंग्वेज में से कोई भी एक आता है तो उनके लिए बहुत सही बात होती है। कंपनी ये मानती है कि लैंग्वेज या फिर कोई भी, जैसे मान लो तुम ऐप डेवलपमेंट करते हो, तुम रिएक्ट पे करते हो या किसी और प्लेटफॉर्म पे करते हो, तो अगर तुम्हें ऐप डेवलपमेंट आता है तो कंपनी के लिए वो प्लस पॉइंट है। कंपनी किसी और सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है तो वो ये मान के चलती है कि अगर इसने एक चीज पे काम करा है तो वो दूसरी चीज काफी जल्दी सीख जाएगा। तो वो उतना मैटर नहीं करता कि तुम्हें कौन सी ज्यादा चीज आती है, लेकिन जो चीज आती है उसमें लेवल क्या आता है वो ज्यादा मैटर करता है। Okay. Okay, fine. Thank you. Okay, anyone else? Hello, sir. Yeah. Sir, I wanted to ask, sir, GitHub की contribution जो हम open source पे करते हैं वो कितनी मैटर करती है? या जैसे मतलब गिटहब ओपन सोर्स हो गया तो फिर वो तुम्हारे डेवलपमेंट साइट को ऑफ कोर्स पुश ऑन करता है, और मैंने जितने कंपनीज के अभी तक फॉर्म भरे हैं तो लिंक्डइन और गिटहब के लिंक मोस्टली जरूर मांगते हैं कि तुमने मतलब ओपन सोर्स में क्या करा है, कंट्रीब्यूशन तुम्हारे कितने हैं, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन मतलब एक तरीके से शो करता है कि तुम कितना ज्यादा एंगेज हो किसी दूसरे के वर्क में, या फिर हेल्प कितनी कर रहे हो। अगर तुम पुल रिक्वेस्ट भेज रहे हो या फिर कुछ भी हेल्प कर रहे हो, तो ये काफी सारी चीजें जो भी है ये प्लस पॉइंट जरूर देती है। और उनको गिटहब को, अगर तुम्हारा गिटहब अच्छा मेंटेन है तो उसको जरूर रखो सीवी के अंदर। अगर कोई चीज अच्छी मेंटेन नहीं है, फॉर द सेक तुम बस ये डालना चाहते हो कि यार तुम उस चीज पे प्रेजेंट हो, तो वो मत करना, लेकिन कोई चीज अच्छी मेंटेन है तो उसको जरूर डालो। और क्वेश्चंस? Yeah, sir. Can you hear me? या सर एक्चुअली अभी जैसे लाइक ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, राउंड्स होते हैं, तो उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं एंड यूजुअली टाइम बहुत कम होता है, तो सर वेयर कैन आई प्रैक्टिस फॉर एप्टीट्यूड? यार एप्टीट्यूड के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे ना, लेकिन ये होता है मोस्टली कि उनमें टाइम इसलिए कम होता है कि अगर 20 एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं तो तुम्हें, अगर तुमने एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस ज्यादा करी है तो 15 उसमें रिपीटेड होते हैं। तो एप्टीट्यूड की कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं, मैं ग्रुप पे बाद में शेयर कर लूंगा, डाउट ग्रुप पे, वो ज्वाइन जरूर कर लेना। उस पर रिसोर्सेज वगैरह जो भी तुम्हें चाहिए होंगे तुम बाद में पूछोगे तो वो मैं डाल दूंगा। तो अगर एप्टीट्यूड तुम उधर से एक मंथ भी कर लेते हो प्रैक्टिस, मतलब एक मंथ में ये मान के चल रहा हूँ हर रोज 1-2 घंटा आप टाइम दे रहे हो एप्टीट्यूड को, तो काफी सारे तुम्हारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं और बिल्कुल सेम क्वेश्चंस ही आएंगे, बस थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज होती हैं। तो इस वजह से उनका टाइम बहुत कम देते हैं वो, क्योंकि जिन्होंने एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करी होती है वही उस चीज को निकाल पाते हैं ज्यादातर। तो एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट दोनों के केस में ये होता है कि तुम्हारे नोन क्वेश्चंस आते हैं, और जैसा अभी ऑनलाइन टेस्ट में हो रहा है यार, गूगल पे ही चीजें मिल रही हैं तो वो और टाइम कम कर रहे हैं ताकि चीटिंग ना हो। वरना तुम्हारा एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट अगर तुमने रीजनली एक मंथ भी प्रैक्टिस करा है तो वो आराम से क्लियर हो जाता है, वो तुम्हारे को शॉर्ट लिस्टिंग में दिक्कत नहीं करता। ओके सर, और सर स्पीड की बहुत प्रॉब्लम रहती है कोडिंग क्वेश्चंस में भी।
तो स्पीड पे चल स्पीड मैं ये बोलूंगा, स्पीड एक्सपीरियंस से ही बिल्ड हो सकता है, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम्हें स्पीड बिल्ड करनी है तो यार कॉन्टेस्ट देना बिल्कुल मत छोड़ो। कॉन्टेस्ट अगर नहीं देते हो तो कोड फोर्सेस पे एटलीस्ट शॉर्ट कॉन्टेस्ट देना अब स्टार्ट कर दो। जितना ज्यादा कॉन्टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा स्पीड धीरे धीरे नेचुरल आती है। मैं अपना बताता हूँ, तो पहले जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरे को कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट लगते थे ए प्रॉब्लम सॉल्व करने में कॉन्टेस्ट में कोड फोर्सेस पे। फिर उस समय थोड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत आती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, सबको थोड़ा वो होता है, डिमोटिवेशन टाइप होती है कि यार ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा, हम अटक जाते हैं। लेकिन उस चीज को नेग्लेक्ट करके अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस करते जाते हो धीरे धीरे तो इम्प्रूवमेंट दिखती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है अब सॉल्विंग वाली बात। तो किसी को अगर अब सॉल्विंग भी क्लियर ना हो तो वो बाद में मेरे से पूछ लेना। तो अगर तुम अब सॉल्व करते जाते हो और कॉन्टेस्ट रेगुलर देते जाते हो तो वो स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होती है। और अब मेरी स्पीड मतलब ऑन एन एवरेज में बोलूँ तो ए मैं 10 मिनट्स में कर लेता हूँ। और मैंने इसके लिए कुछ खास नहीं करा, मैं बस प्रॉब्लम्स करता गया और उनसे मेरे को इतना एक्सपीरियंस मिला कि प्रॉब्लम की जब स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ तो इतना एक्सपीरियंस है कि यार ये प्रॉब्लम मैंने पहले ऐसे करा था तो इसमें इस डायरेक्शन में मुझे सोचना है। वो चीज अगर हो जाती है तो वो प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर कोड फोर्सेस की कॉन्टेस्ट की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो ए बी सी एंड डी प्रॉब्लम के कोड कभी भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, उनकी इम्प्लीमेंटेशन छोटी होती है जनरली, लेकिन लॉजिकल पार्ट थोड़ा मुश्किल होता है जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए। तो जितने ज्यादा रेंज या वेराइटी के प्रॉब्लम्स तुम सॉल्व करोगे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या कॉन्टेस्ट अगर देते हो तो तुम्हारे सारे टॉपिक एक एक करके रिवाइज होते जाते हैं, तो उसमें एक्सपीरियंस काफी अच्छा बिल्ड हो जाता है। तो जितना ज्यादा वो एक्सपीरियंस लोगे तो उतनी ज्यादा स्पीड तुम्हारी आएगी इस चीज में, तो स्पीड ऐसे ही बढ़ सकती है। भैया हेलो। या भैया मेरे को आपसे पूछना था कि आप कह रहे थे कि आपको पहले लाइक यूज्ड टू टेक 40 मिनट्स टू सॉल्व वन पर्टिकुलर क्वेश्चन and now it hardly takes you 10 minutes. I mean, how much time did it take you to reach over here? I mean, like what was the level of your practice? Because sir, I mean, it gets very demotivating at a point of time when you feel like you've reached the point and you're not able to grow further. So वो आता है कभी कभी यार छोड़ देते हैं उस टाइप्स का। So हाँ यार, मैं टोटली रिलेट कर सकता हूँ इस चीज़ से। तो जैसे मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, मैंने सही बताऊँ तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट ईयर में ट्राई करा था अपने, जब मैं कॉलेज में आया था, क्योंकि मैंने 11th-12th में C++ कर ली थी। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मेरे को किसी सीनियर ने बताया था, हमारे एक सर्टेन सोसाइटी है तो वहाँ पे बताया था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छी होती है, एंड आई स्टार्टेड दैट। बट इसकी रियलिटी जो मतलब स्कूल में हो रहा था और जो यहाँ पे हो रहा था वो बहुत ज्यादा अलग थी। और मैं इतना डिमोटिवेट हो गया था कि एक टाइम के बाद मैंने सोच लिया था कि इधर मेरे को करियर नहीं बनाना, इसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो मैं कहीं और पे ध्यान देने लग गया, मैं हैकिंग एंड ऑल पे चला गया था। लेकिन यार फिर वहां पे मतलब किसी भी फील्ड में जाते तो वो जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा काम आती है। और फिर मेरे को ये बात पता लगी कि यार मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो भी प्रॉब्लम्स पूछती हैं वो इससे रिलेट होता ही होता है। तो मेरे को अपने कोडिंग अच्छा करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने जब ये स्टार्ट करा दोबारा से, मेरे को सेम प्रॉब्लम आई, लेकिन मैंने ये करा कि एक मंथ मैंने अपना शेड्यूल बना लिया कि मैं 10 प्रॉब्लम्स करूंगा, इजी करूंगा लेकिन 10 प्रॉब्लम्स करूंगा। इजी करने से ये बात होती है कि यार वो डिमोटिवेशन नहीं आती। हमें ये लगता है कि यार इजी प्रॉब्लम कर रहे हैं तो हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन वो डिमोटिवेशन नहीं आती। और एक मंथ कोडिंग करके तुम्हारी हैबिट बन जाती है। पहले कोडिंग करने की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि बंदों की हैबिट नहीं होती सिटिंग की, कि वो कोड नहीं कर सकते, 2 घंटे कॉन्टेस्ट में बैठा नहीं जाता उनसे। तो एक बार जब मेरा वो बन गया तो धीरे धीरे फिर मैं चीजें नई सीखना स्टार्ट करा। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यार तुम्हारा अगर कोई फ्रेंड है ऑलरेडी तो उसके साथ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। अकेले कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि तुम्हारे कोई डाउट सॉल्व करने वाला नहीं होता और तुम्हें दूसरों के कोड समझ नहीं आते, क्योंकि तुम्हें वो एडवांस टेक्निक्स आती नहीं है अभी। तो मैंने ये करा दोबारा से स्टार्ट, तो उसके बाद भी उतनी ज्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं, क्योंकि कॉन्टेस्ट में उतना दे नहीं रहा था, मैं ज्यादा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस कर रहा था। तो उसके बाद मैंने देखा कि यार मेरे जो दोस्त थे उनकी काफी अच्छी डेवलपमेंट थी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, बट मेरी नहीं थी। फिर मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि वो कॉन्टेस्ट रेगुलर देते हैं। तो मैंने इसी साल मार्च से स्टार्ट करा रेगुलर देना। अगर आप मेरा कोड फोर्सेस का ग्राफ देखोगे मेरे हैंडल पे, तो मार्च के राउंड में न्यूबी था कोड फोर्सेस पे। तो मैंने मार्च से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरा कॉन्टेस्ट जैसा भी जाए मैंने कॉन्टेस्ट देने हैं, और मैं कॉन्टेस्ट रेगुलर देता रहा
और अब सॉल्विंग करता रहा। अब सॉल्विंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कोडिंग के अंदर अगर तुम्हें डेवलपमेंट करनी है तो यार अब सॉल्विंग मस्ट है। प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब सॉल्विंग होता है। वो तुम्हें बहुत सारी नई चीजें सिखाता है और टॉपिक्स ऐसे सिखाता है जो तुमसे कॉन्टेस्ट में नहीं हुए, वो तुम कॉन्टेस्ट के बाद जरूर सीखते हो। तो मार्च से मैंने रेगुलर करता गया और धीरे धीरे मैं प्यूपिल बना और फिर उसके बाद एक्सपर्ट बना और फिर मेरी जो स्पीड थी 40 मिनट से वो 10 मिनट्स आई। 10 मिनट्स मतलब एट मैक्स मैं बोल रहा हूँ कि मतलब होता है कभी कभी 2 मिनट्स या 4 मिनट्स में भी प्रॉब्लम मेरे ए सॉल्व हो जाते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम यार 4 महीने मैं कहूंगा, 4 महीने थोड़े अगर लगा देते हैं हम कि थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लेते हैं, डिमोटिवेशन आती है लेकिन हेल्प लेके दूसरों की। इस वजह से मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया, क्योंकि मोस्टली देखोगे तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम है कॉम्पिटिटिव के ऊपर एंड डाउट सॉल्विंग बहुत कम है। तो हमने डाउट ग्रुप भी इसलिए बनाया है अपना व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो या फिर कोई भी तरह की कोडिंग कर रहे हो और उसमें कोई दिक्कत आ रहा है तो तुम हमारे डाउट ग्रुप में पूछ सकते हो, हम वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। जो दिक्कतें हमें आई थी एज अ बिगनर वो तुम्हें ना आए। तो ये सब चीजें करके काफी जल्दी फिर इम्प्रूवमेंट हो सकती है। 2-3 मंथ्स के अंदर तुम्हारी ये चीज इम्प्रूव हो जाएगी कि डिमोटिवेशन तो एटलीस्ट नहीं आएगी। एक टाइम के बाद अगर तुमसे ABC क्वेश्चन होने लग जाते हैं फिर धीरे धीरे मजा आने लग जाता है कॉम्पिटिटिव में, कि नई चीजें सीखने को मिलती हैं और तुमसे एक सर्टेन लेवल होने लग गया है जो बाकियों से नहीं होता है। तो फिर थोड़ा मोटिवेशन आती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। थैंक यू भैया।